एक गंभीर बीमारी के कारण लेखक पूरे 1 साल तक कोमा में रहा। इस दौरान उसने कहा कि उसकी आत्मा ने भविष्य की यात्रा की और एक अलग शरीर में प्रवेश किया, कुछ ऐसा जिसने उसे उस दूर के युग के लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति दी। कहानी सुनने में बड़ी ही अजीब लगती है। इसके बावजूद डेनाच ने जो भी भविष्य के बारे में लिखा है उसे प्रोफेशनल्स द्वारा बहुत ही सीरियसली लिया गया है और आज तक उसे छुपा कर रखा गया है। ऐसी कई बातें हैं जिनमें कथित भविष्यवाणियां और भविष्य के दर्शन हैं, लेकिन कोई भी उन अजीब परिस्थितियों के करीब नहीं आता है जिसने लगभग 1 सदी पहले डेनाच के अनुभव को जन्म दिया था। इसके अलावा आज भी कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने इसे पूरा पढ़ा है, या यूं कहें कि पूरा पढ़ने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। दरअसल इसकी कुछ ही पब्लिश्ड प्रतियां हैं जो सिर्फ ग्रीस में मौजूद हैं, लेकिन अब आप भी भविष्य के इतिहास और मानवता के भविष्य उसका रहस्य जान सकेंगे, जो आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो कोमा से टाइम ट्रेवल करके 3906 ईस्वी में चला गया था। पॉल इमोडियस डेनाच एक जर्मन शिक्षक थे। उन्होंने कभी भी लेखक बनने या किताब लिखने की योजना नहीं बनाई। द क्रॉनिकल ऑफ द फ्यूचर वास्तव में उनकी व्यक्तिगत डायरी का संकलन है जो उनके बेहोशी के अनुभव पर केंद्रित है। 1921 में डेनाच सुस्त इन्फ्लुएंजाइटिस की महामारी का शिकार था और बीमारी के परिणाम स्वरूप वो कोमा में चला गया और 1 वर्ष तक जिनेवा के एक हॉस्पिटल में इसी अवस्था में पड़ा रहा। उनकी चेतना 3906 ईस्वी के एक अन्य व्यक्ति एंड्रयू नॉर्थमैन के शरीर में चली गई थी। डेनाच के अनुसार वर्ष 3906 के लोगों ने देखा कि एक अलग चेतना ने इस एंड्रयू नॉर्थमैन के शरीर को जकड़ लिया है। इसीलिए उन्होंने उसे दिखाने और सब कुछ समझाने का फैसला किया उस युग के बारे में, साथ ही साथ 21वीं सदी से 40वीं सदी की शुरुआत तक वास्तव में क्या हुआ था। प्रोफेसर द्वारा दर्ज की गई बातों के बीच ये उल्लेख किया गया है कि मानव की एक नई प्रजाति, जिसे हम होमो ऑक्सीडेंटलिस नोवस कहा जाता है, विकास में अगला कदम होगा। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरफ से पागल या मजाक बनाए जाने के डर से डेनाच ने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई। 36 साल की उम्र में कोमा से उबरने के बाद नाजुक अवस्था के साथ 1922 के अंत में डेनाच ग्रीस चले गए, क्योंकि अधिक शांतिपूर्ण जलवायु निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर था। एक बार वहां उन्होंने अपने प्रोफेशन का अभ्यास करने और एक विश्वविद्यालय में जर्मन पढ़ाने का अवसर मिला। वहां वो एक छात्र जॉर्ज पापाहित्स से मिले, जो बाद में ग्रीस की राष्ट्रीय परिषद के उपाध्यक्ष, फिलोसफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और एक उच्च पदस्थ मेसन बने। 2 साल बाद ये देखते हुए कि उनका स्वास्थ्य और भी ज्यादा बिगड़ रहा है, प्रोफेसर ने फिर से इटली जाने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने पसंदीदा छात्र पापाहित्स को नोट्स से भरा एक ब्रीफकेस सौंपा। भविष्य में उन्हें पढ़ने के लिए आग्रह किया, कुछ ऐसा जो निश्चित रूप से उसकी जर्मन को सुधारने में उसकी मदद करेगा। कुछ ही समय बाद 1924 में डेनाच की तपेदिक से मृत्यु हो गई। जॉर्ज पापाहित्स ने 1926 से 1940 तक 14 वर्षों की अवधि में धीरे धीरे डेनाच के नोट्स का अनुवाद किया। शुरू में उन्हें लगा कि उनके शिक्षक ने एक अजीब उपन्यास लिखा है, लेकिन जैसे जैसे वे अधिक से अधिक पढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि वे जो अनुवाद कर रहे थे वो उनके शिक्षक की यादें थीं। द्वितीय विश्व युद्ध और हेलेनिक देश में उनके बाद के गृह युद्ध के कारण पापाहित्स ने नोट्स के अनुवाद को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। बाद में 1952 से 1966 तक उन्होंने दिवंगत प्रोफेसर के जीवित रिश्तेदारों को ट्रैक करने की कोशिश की, यहां तक कि 12 बार ज्यूरिख की यात्रा भी की। उनकी खोज असफल रही, इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डेनाच, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पक्ष से लड़े थे, उन्होंने
ग्रीस पहुंचने पर अपना अंतिम नाम बदल लिया था। एक ऐसा देश जो अभी भी जर्मन के खिलाफ लड़ता था। एक बार जब इतिहास का अनुवाद समाप्त हो गया तो पापाहिज ने साथ ही गुप्त संस्थान के एक क्लोज सर्कल के साथ परिणाम साझा किया। गुप्त समाज द्वारा लेखन को मानवता के भविष्य के लिए अत्यंत महत्व के रूप में लिया गया और दीक्षाओं के बीच डायनाज को आज के समय के पैगंबर की उपाधि दी। 1972 तक डियनाज के अनुवादित नोट्स प्रोफेशनरी के दार्शनिक हलकों के भीतर उपलब्ध थे। एक ऐसा समाज जो अपनी गोपनीयता के प्रति सच्चा था। ये मानता था कि ऐसी जानकारी दर्शकों को दिखाई नहीं देनी चाहिए जो इसे संभालने के लिए तैयार नहीं हो। हालांकि इन सब बातों से जॉर्ज पापाहिज सहमत नहीं थे। ग्रीस में तानाशाही के दौरान पापाहिज ने डायनाज के डायरी के पन्ने प्रकाशित किए। उन्होंने एक ऐसा साहस किया था जो अंतहीन समस्याओं को जन्म दे गया। उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, चर्च द्वारा विधर्मी होने का आरोप लगाया गया और पुस्तक की अधिकांश प्रतियां जल्द ही गायब कर दी गईं। आज 40 से भी अधिक वर्षों के बाद पुस्तक कभी भी ग्रीस से बाहर नहीं आई और एक चुनिंदा समूह को छोड़कर अधिकांश लोग इसके अस्तित्व और महत्व को नकारते हैं। जब डियनाज के संस्मरण खराब रूप से प्रकाशित हुए तो पढ़ना जटिल था। ड्राफ्ट नोट्स के 800 से अधिक पृष्ठ थे। कुछ समझ में आता है कि जर्मन शिक्षक ने कभी भी अपनी डायरी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की कोशिश क्यों नहीं की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डियनाज के अनुसार भविष्य का सारांश। मानवता अभी भी अधिक जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, फाइनेंशियल क्राइसिस, स्थानीय छोटे युद्धों की समस्याओं से जूझ रही है। लोग अपने आंतरिक आत्मा और आध्यात्मिक विकास की तलाश करने के लिए समय के बिना एटॉमिक फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए इस जल्दबाजी में जी रहे हैं। अनसुलझी समस्याओं के परिणाम स्वरूप एक और बड़ी आपदा पृथ्वी पर आती है और वो है मानव वैश्विक युद्ध। सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये अस्तित्व में रहा है। विनाश मुख्य रूप से पीले और काली जातियों के लगभग विलुप्त होने के रूप में होता है। इस महान परिवर्तन से पृथ्वी पर वैश्विक संघ या राज्यों की एक वैश्विक संसद की अंतिम स्थापना हुई। लेकिन ये वैश्विक संसद राष्ट्रों द्वारा मतदान के माध्यम से चुना जाता है, राजनेताओं या व्यापारियों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों और मानवीय हस्तियों से है। पैसा अब मौजूद नहीं है, ग्रहिक संसाधनों का पुनर्वितरण किया गया है और अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। अधिक जनसंख्या, जलवायु प्रदूषण, पोषण और पारिस्थितिक समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, लेकिन पूरी तरह से सूक्ष्म अत्याचार की समस्या नहीं है। जीवन आसान है और लोग अपने जीवन के दौरान कम और कम काम करते हैं। आर्थिक असमानताएं नहीं है, लोग आध्यात्मिक रूप से कमजोर और सुस्त होते हैं। ये अजीब अंधकार युग 3400 ईस्वी तक चलता रहता है। मानवता में एक उल्लेखनीय घटना घटती है। लोग एक के बाद एक अचानक एक नई आध्यात्मिक क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसे हाइपर विजन या हाइपर इंट्यूशन कहा जाता है। लगभग 1000 वर्षों के अंधेरे युग के बाद मानवता में एक नया स्वर्ण युग आता है। अब ग्लोबल गवर्नमेंट में वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट नहीं है। समाज में सब कुछ मुफ्त है, कपड़े, घर, भोजन, परिवहन आदि। कोई निजी संपत्ति नहीं है और अगर असमानताएं हैं तो वो सम्मान और प्रतिष्ठा की। लोग अब अपने जीवन की सफलता को जीवन के तकनीकी और भौतिकी मानकों के साथ नहीं, बल्कि मुख्य रूप से अपने भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास और आत्म सुधार के लिए गिनते हैं। लोग अपने पूरे जीवन में केवल 2 साल काम करते हैं। 17 से 19 साल। पृथ्वी की जनसंख्या 1 अरब से भी कम है और सभ्य जीवन के लिए उत्पादों की प्रचुरता है। समाज में कानून मौलिक रूप से बहुत कम रह गया है, क्योंकि समाज में व्यक्तियों के नकारात्मक या आपराधिक इरादे लगभग समाप्त हो चुके हैं।